तो मैं बता रहा था कि जो भी हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था वीएम्स के बारे में, उसी में आगे बढ़ते हैं। कुछ सेक्शंस हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले आप, मैंने भी बनाया था एक नया रिसोर्स ग्रुप, एक बार आप उस पे जाओ, रिसोर्स ग्रुप पे जाओ, ऊपर सर्च करो, वो लिखा हुआ रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन, होम पेज पे जाओ, होम पेज पे। हाँ, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेकंड ऑप्शन, ऊपर 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 एजोर सर्विसेज में जो दिख रहा है ना रिसोर्स ग्रुप, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस आरजी क्रिएटेड है, ठीक है। प्रैक्टिस आरजी मैंने इसलिए बनाया है कि ये मेरा प्रैक्टिकल रिसोर्स ग्रुप है। जो भी रिसोर्स मैं अपने प्रैक्टिकल के लिए क्रिएट करूंगा, इस ग्रुप के अंदर ही क्रिएट करूंगा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली रिसोर्स पड़ा हुआ है, कुछ खाली ग्रुप पड़ा हुआ है, हमें क्रिएट करना है। तो हम लोग क्रिएट करते हैं वीएम्स। तो एक बार दोबारा वीएम्स पे जाओ, कुछ ऑप्शंस मैंने छोड़ दिए थे वीएम्स के, आज उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर सर्च करो, सर्च बॉक्स पे वीएम्स वर्चुअल मशीन्स, जो मेन सर्च बॉक्स है। नहीं, ये मार्केट प्लेस है, ऊपर जो सर्च बॉक्स है वहां पे सर्च करो। हाँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करो, हमें क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन, उस पर क्लिक करो। हम्म। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछता है सब्सक्रिप्शन। तो आपने बता दिया, मैंने बताया था आपको कि जब भी आप एजोर में फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अगर कोई अकाउंट मिलेगा, तो आपका जो टीएल या मैनेजर होगा वो आपको एक यूजर बना के देगा। उसमें आपको देगा एक स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन में एक्सेस। आपको बोलेगा कि भाई इस सब्सक्रिप्शन में आपको एक्सेस है, आप इसके अंदर काम करोगे। तो कंपनी में बनी बनाई चीजें मिलती हैं। बट अगर आप एक एजोर एडमिन ज्वाइन किए हो कंपनी में, तो वहां पे आपको चीजें क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे लेट सपोज, अभी हम एडब्ल्यूएस क्लाउड में हमारी कंपनी काम करती है, कल को कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें एजोर क्लाउड में काम करना है, तो हमें बोला जाएगा कि एक अकाउंट बनाओ क्लाइंट के लिए। तो आप जाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी आप फ्री टीयर सब्सक्रिप्शन में हो, जिसका नाम आता है एजोर सब्सक्रिप्शन 1। तो ये फ्री टीयर डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन है। जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको एक सब्सक्रिप्शन बनाना पड़ता है, वो देखेंगे बाद में कैसे बनाते हैं। बट सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है, पहला स्टेप है एजोर का सब्सक्रिप्शन। सेकंड, रिसोर्स ग्रुप बनाना। इंडस्ट्री में मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं, टेस्ट, यूएटी, प्रॉड, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हर इन्वायरमेंट को आइसोलेट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि हम ग्रुप्स बना लें। एक टेस्ट आरजी है हमारा टेस्ट रिसोर्स ग्रुप, एक प्रॉड का, एक यूएटी का। तो जो टेस्ट वाली चीजें हैं वो टेस्ट में ही बनेंगी, प्रॉड वाली प्रॉड में बनेंगी, और यूएटी वाली यूएटी, और स्टेजिंग वाली स्टेजिंग में। इसलिए ग्रुप मिलता है। तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। और देखो, इनके सामने एस्ट्रिक का निशान लगा है। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसके बिना आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सब्सक्रिप्शन भी है और ग्रुप भी है, हमने डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा ऊपर करो। अब डिफाइन करना है नाम, कि आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डिफाइन कर दो आप, आपको जो भी देना है। इंडस्ट्री में हम लोग फॉलो करते हैं नेमिंग कन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट नेटफ्लिक्स है, तो मैं नाम दूंगा नेटफ्लिक्स हाइफन प्रॉड हाइफन वीएम, जो भी इन्वायरमेंट, जो भी यूज केस का वीएम होगा। या फिर नेटफ्लिक्स हाइफन प्रॉड हाइफन वेब सर्वर। तो ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, एजोर डेमो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है वो, नाम देने के बाद, कि रीजन क्या है। तो रीजन आपका सेंट्रल इंडिया ही होगा, क्योंकि जब आप रिसोर्स ग्रुप बनाए थे वहां पे जो रीजन लोगे वही रीजन यहाँ पे आएगा। इसके बाद ऑप्शन है अवेलेबिलिटी का। तो अगर आप अवेलेबिलिटी को एक्सपेंड करोगे ना, एक बार एक्सपेंड करना उसको, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस को, देखो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, अवेलेबिलिटी जोन, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, और अवेलेबिलिटी सेट। तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन का मतलब होता है कि जो आप वीएम क्रिएट कर रहे हो उसमें किस तरह की अवेलेबिलिटी आपको चाहिए। अगर आप अवेलेबिलिटी जोन लेते हो, तो अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या होता है, पहले एक चीज समझो कि जो भी हम क्लाउड पे काम कर रहे हैं, जो भी हम लोकेशन लिए हुए हैं, उस लोकेशन पे इन क्लाउड वालों का फिजिकल डेटा सेंटर बना हुआ है। मतलब सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया जो है वो इंदौर में है, तो इंदौर के पास
इन्होंने बनाया हुआ है एक अपना खुद का फिजिकल डेटा सेंटर है जोर वालों ने, ठीक है। वहां पे सारे फिजिकल सर्वर, फिजिकल वीएम्स लगी हुई हैं, मतलब सब कुछ फिजिकल है, जैसे फिजिकल डेटा सेंटर होता है वैसा है। बट हमें ये चीजें वर्चुअली मिल रही है, हम लोग वर्चुअली काम कर रहे हैं। तो एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। स्पेसिफिकली सेंट्रल इंडिया में 3 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो इन जोन्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपने अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अपनी वीएम को 3 जोन में क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर कभी हुआ, जैसे कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, तो आपका कहीं गलती से एक जोन डूब गया, या आपका एक जोन किसी कारण से नहीं चल रहा है या बंद हो गया, तो डरने की बात नहीं है। आपके 2 जोन हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे, वहां से आपको आपके मशीन का बैकअप मिल जाएगा, या आपकी मशीन वहां से आपको रिस्पॉन्स करेगी। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन होता है। मतलब एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, स्पेसिफिकली 3 जोन होते हैं। तो आपको, अगर आप अवेलेबिलिटी सेट में अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन लेते हो, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी मशीन को मल्टीपल जोन में क्रिएट कर पाओ। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करो एक बार, अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करो। देखो नीचे, देखो दिखा रहा है आपको, जोन पूछ रहा है, नीचे आओ थोड़ा सा, ये देखो, इसको एक्सपेंड करो। देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है 3 जोन का, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो अगर आपने तीनों जोन सेलेक्ट कर, इसका मतलब क्या है कि आपके मशीन की अवेलेबिलिटी 3 जोन में है, एक सिंगल जोन में नहीं है। तो कभी भी अगर आप किसी बैंकिंग क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, या कभी किसी सिक्योर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो कंपनी में, तो वहां पे वीएम की मल्टीपल अवेलेबिलिटी रखनी पड़ती है, कि अगर गलती से कहीं पे कोई डिजास्टर हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जोन से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, या इंसान बैकअप ले सकता है। ठीक है, ये है अवेलेबिलिटी सेट में अवेलेबिलिटी जोन का मतलब। दोबारा ऊपर जाओ, उसी पे अवेलेबिलिटी सेक्शन वाले ऑप्शन पे जाओ। इसको दोबारा एक्सपेंड करो। हाँ, सेकंड ऑप्शन है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। देखो पहले में लिखा भी फिजिकली सेपरेट योर, सॉरी, दोबारा उसका एक्सपेंड करना। हाँ, पहले वाले में लिखा है अवेलेबिलिटी जोन में फिजिकली सेपरेट योर रिसोर्सेज विद इन एजोर रीजन। तो एक रीजन में आपका जो आ, वो है रिसोर्स है, वो मल्टीपल जोन में सेग्रेगेट हो जाएगा, मतलब मल्टीपल जोन में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जोन स्पेसिफिक नहीं होगा। तो ये है। सेकंड ऑप्शन है वर्चुअल मशीन स्किल सेट का। इसका मतलब क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VMSS। जैसे आपको AWS में मिलता है ऑटो स्केलिंग, वैसे ही यहाँ पे एजोर में उसको बोलते हैं VMSS, वर्चुअल मशीन स्किल सेट। अगर आप ये ऑप्शन लेते हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपने मशीन पे स्केलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्केलिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कल को मेरी एक मशीन पे बहुत लोड आ गया, अब वो मशीन रिस्पॉन्सिव नहीं है, कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, तो ऑटोमेटिकली अजोर अवेलेबल आपके स्केलिंग सेट के हिसाब से एक नई वीएम लॉन्च कर देगा, और आपके लोड को मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है स्केल सेट में, वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे, मतलब ऑटो स्केलिंग, ऑटोमेटिक आपकी मशीन की स्केलिंग होगी, आपके रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, आपके लोड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, वो है सेकंड ऑप्शन। तो ये भी अवेलेबिलिटी ऑप्शन का ही एक पार्ट है। पहला ऑप्शन था अवेलेबिलिटी जोन, कि आप अपनी मशीन को मल्टीपल जोन में रख दो, नहीं रखना है तो वर्चुअल मशीन स्किल सेट में रख दो, कि भाई कभी लोड आया तो नई मशीन आ जाए। ये सेकंड अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है। थर्ड क्या है? अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट का मतलब क्या होता है कि इसमें आप दूसरा लोकेशन ही बना सकते हो, कि अगर मेरा सेंट्रल इंडिया में कभी कुछ फेल हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में, जैसे सीरिया है, सीरिया था पहले, ठीक है, उसमें तो कोई क्लाउड रीजन नहीं है, लेकिन अगर होता तो सीरिया पूरा बर्बाद हो चुका है। तो अगर अगर मान लो कोई ग्लोबल कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो अगर वो वहां पे सीरिया में उसका बेस ऑफिस होता और वहां पे उन्होंने सेटअप बनाया होता, तो उनका सेटअप भी चला जाता। लेकिन अगर वहीं पे उन्होंने अपना सेटअप मल्टीपल लोकेशन पे रखा होता, कि मेरा यूएस पे एक बैकअप पड़ा है, एक सिंगापुर में पड़ा है, तो अगर सीरिया चला गया तो कोई बात नहीं, उनको उनका जो कस्टमर है उनको रिस्पॉन्स यूएस से मिल जाएगा, उनको रिस्पॉन्स सिंगापुर से मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है अवेलेबिलिटी सेट का। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं अवेलेबिलिटी के लिए। इसका प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे, अभी क्योंकि हम लोग फ्री टीयर में हैं, तो इसको आगे हम लोग बात करेंगे इन चीजों पे डिटेल में, बट अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इंडस्ट्री में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो पूछता है वो कि व्हाट इज वर्चुअल मशीन स्किल सेट, व्हाट इज अवेलेबिलिटी सेट, व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन, उसका मतलब बताओ। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है चीजों को, कि अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होता है कि एक सिंगल रीजन में मल्टीपल जोन्स होते हैं। सेंट्रल इंडिया में 3 जोन है, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो ये हम लोग इसलिए इसको यूज करते हैं, अगर हमारा
अगर हम जोन नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिसोर्स है वो एक सिंगल रीजन के सिंगल जोन में बनता है। उससे ड्रॉबैक क्या है कि अगर मान लो उस जोन में कभी डिजास्टर रिकवरी सॉरी कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ तो हमारा पूरा रिसोर्स चला जाएगा। तो बेटर है कि हम उसको मल्टीपल जोन में रखें। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। इसको इससे बाहर आ जाओ। सेकंड जो चीज है हमारे नीचे दिख रही है वो सिक्योरिटी टाइप का। नहीं ये पूरे हो गए, नीचे आ जाओ, सिक्योरिटी टाइप पे आ जाओ। ये ऑप्शन है सिक्योरिटी टाइप का। ठीक है, अब इस पे क्लिक करो, एक बार एक्सपैंड करो। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं सिक्योरिटी टाइप में। पहला स्टैंडर्ड है, दूसरा टेस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, थर्ड है कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेसिक, कि आपकी मशीन को बेसिक सिक्योरिटी मिलेगी। मैं आपको एक फीचर बता देता हूँ एजोर का जो सबसे यूनिक है, वो ये है कि एजोर सबसे सिक्योर क्लाउड है आज के टाइम पे। अगर पब्लिक क्लाउड की बात करो तो मोस्ट सिक्योर क्लाउड में सबसे पहले एजोर आता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी खुद के लेवल पे भी प्रोवाइड करता है और आप लोग से बोलता है कि आप लोग भी कर लो। एडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है। एडब्ल्यूएस वाले बोलते हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी आप खुद देख लो, खुद से सिक्योरिटी मैनेज कर लो। एजोर में क्या है कि सिक्योरिटी ये खुद भी प्रोवाइड करते हैं। 99.99% एसएलए इन लोग प्रोवाइड करते हैं कि इतनी गारंटी है कि आपका डेटा या आपकी चीजें कभी ब्रीच नहीं होगी, सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है बेसिक लेवल सिक्योरिटी मिलेगी आपकी मशीन को। मतलब वही आप पासवर्ड दे सकते हो, की दे सकते हो, और पोर्ट अलाउ कर सकते हो कि यहाँ से अगर रिक्वेस्ट आए तो यही लोग एक्सेस कर पाए। डेडिकेट लोगों को एक्सेस दे सकते हो। ये बेसिक लेवल सिक्योरिटी मिलती है आपको स्टैंडर्ड में। ठीक है, और मोस्टली और आपका प्राइस भी स्टैंडर्ड के लेवल पे कम होता है। अगर आप स्टैंडर्ड टाइप लेते हो सिक्योरिटी का तो आपका प्राइस कम रहेगा और सिक्योरिटी बेसिक मिलेगी। लेकिन अगर आप बेसिक रखते हो तो हैकर्स जो होते हैं वो पासवर्ड गेस करके या आपकी एक्टिविटी गेस करके हैक कर सकते हैं वीएम को। तो कभी भी जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारा क्लाइंट सिक्योर है, कोई बैंकिंग बेस्ड क्लाइंट है, तो कभी भी हम लोग सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड नहीं लेते। वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई टेस्ट के लिए वीएम क्रिएट कर रहे हो, लोकल इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हो, तो वहां पे स्टैंडर्ड ले सकते हो। ठीक है, सेकंड है ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो वो लिखा भी है उसमें, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट persistent एंड एडवांस अटैक ऑन Gen 2 virtual machines with configurable features like secure boot and virtual trusted platform module VTPM। ठीक है, एजर वाले ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा ये सिक्योरिटी टाइप सेलेक्ट करते हो अपनी वीएम के लिए, तो हम आपको एडवांस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एडवांस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होता है कि कोई भी अगर अटैक्स होते हैं आपके वीएम पे, चाहे वो डीडोस अटैक हो या कोई भी अटैक हो, उससे आपका वीएम आपके वीएम को ये प्रिवेंट करेंगे। ये सिक्योरिटी आप नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, आप सिर्फ ऑप्शन ले रहे हो। सिक्योरिटी आपको एजोर वाले ही देंगे। ठीक है, क्या हो गया इसको। तो ये एक बेनिफिट है सिक्योरिटी में, सेकंड ऑप्शन। और जो थर्ड है कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो भी डेटा होगा, जो भी वीएम में चीजें होंगी, वो कॉन्फिडेंशियल होंगी, किसी से शेयर नहीं करी जाएगी। जो इनका फिजिकल डेटा सेंटर होता है, देखो एक चीज हमें याद रखना है कि आप लोग यहाँ पे वीएम वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो। आप वर्चुअली गए एजोर क्लाउड पे, जाके वीएम सर्विस सेलेक्ट किया, आपने वीएम क्रिएट कर दिया, बट आपकी वीएम वर्चुअली आपको बन के दिख रही है। एग्जैक्टली वो वर्चुअली नहीं बन रही है, वो बन रही है जो भी आपने लोकेशन लिया है, वहां पे फिजिकल डेटा सेंटर है, वहां पे एक रैक रखा हुआ है। उस रैक में मल्टीपल ब्रांचेस बने हुए हैं, उस ब्रांच में कोने में आपका इंस्टेंस बन के रखा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से कमांड देते हो और वहां पे जैसे ही कमांड जाती है तो उनके फिजिकल सेंटर में जो इंजीनियर बैठे हुए हैं, वो आपकी वीएम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं और वहां पे जाके लगाते हैं। बट आपको पता नहीं चलता, वो विद इन मिनट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप वीएम क्रिएट करो तो याद रखना आपकी वीएम आपको दिख रही है वर्चुअली, बट वो बन रही है फिजिकली। तो आपको वो इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड में क्या है, कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक स्पेशल रैक में रखा जाएगा, जहाँ वो जो कि कॉन्फिडेंशियल होगा, शेयरेबल नहीं होगा। एक रैक में सिर्फ आपकी वीएम होगी, आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपका रिसोर्स होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है, बाकियों में क्या होता है कि मल्टीपल रखे होते हैं, एक रैक में दो तीन कंपनी का वीएम रखा हुआ है। उससे डर होता है हैकिंग वैकिंग का। ठीक है, या अटैक्स का। तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन जो मोस्टली कंपनी लेती है वो सेकंड वाला है, और अगर आप एडवांस लेवल प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप थर्ड वाला ले सकते हो। बट प्राइसिंग बेस्ड ऑन दिस सिक्योरिटी टाइप, प्राइसिंग का मैटर होता है कि कौन सा प्राइस किस पे आएगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, वो है रन विथ एजूर स्पॉट डिस्काउंट। स्पॉट डिस्काउंट का मतलब मैंने बताया था कि आप एक स्पॉट, जैसे आप यहाँ पे जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हो वर्चुअली नहीं है, ये फिजिकली बन रही है। तो फिजिकली में क्या होता है कि जैसे अगर आप इसको टिक कर दोगे ना, तो आपका एक स्पॉट बुक हो जाएगा परमानेंट, कि भाई मैंने आपके डेटा सेंटर में, आप बोल रहे हो उनसे कि आपके डेटा सेंटर में मैंने एक स्पॉट बुक कर लिया अपना, और वो स्पॉट हमेशा रखना, मैं कभी वहां से हटूंगा नहीं। मतलब ये आप सिक्योरिटी दे रहे हो। तो अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हो तो आप उससे बोल रहे हो हमें कुछ डिस्काउंट दो, कि हम अगर आपके पास परमानेंट रहेंगे तो कुछ डिस्काउंट तो मिलना चाहिए। तो वो डिस्काउंट आप यहाँ से ले सकते हो टिक करके। ठीक है। AWS में इसको बोलते हैं ऑन डिमांड, कि मैं अपने डिमांड के बेस पे ले रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी का पार्ट है। अगर आप ऑन डिमांड लोगे तो आपका प्राइस कम होगा, आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर नहीं लोगे तो आप, ना तो आप श्योर हो ना तो क्लाउड वाले श्योर हैं। उसको लगता है कि भाई अगर मैं इसको मैं VM दे रहा हूँ, कल कोई चला गया तो फिर मेरी जगह खाली हो जाएगी। तो आपको फिर वो शेयर्ड में रखता है। ठीक है, कि भाई शेयर्ड में रखो, कल को अगर ये जाएगा तो कोई और अपना अगला बना देगा PM, तो मैं उसकी लगा दूंगा। तो ये बेनिफिट है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, कि आपको पैसा मतलब कम पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये है जो स्पॉट डिस्काउंट का मतलब। नीचे आ जाओ। साइज मैंने बताया था कि आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले, नहीं नहीं, फ्री टायर तो आपको क्रेडिट मिला हुआ है 17,000 रुपये, उसमें आप कुछ भी यूज कर लो, उसमें नहीं मिलता। सिर्फ पे एज यू गो में मिलता है। तो एक उसके थोड़ा और ऊपर करना, जसविंदर, इमेज वाले सेक्शन पे जाना एक बार। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक इमेज वाला ऑप्शन भी है जो मैंने पहले ही बता रखा है, कि आप यहाँ से मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सी ऑल इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको हर तरह की इमेज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आपको उबंटू की मिलेगी, मतलब लिनक्स की मिलेगी, विंडोज की सारी मिलेगी। मैंने मैंने पहले बताया है वो, वहां से जाके आप चेक कर लेना। नीचे आते हैं साइज वाले सेक्शन पे। तो आपको यहाँ पे साइजेस भी मिलते हैं, कि आपको कौन सा साइज लेना है। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट द साइज। ये सारी चीजें आपकी हेडेक नहीं होती। जब भी आप क्लाउड में काम करते हो तो आपका क्लाइंट आपको बोलता है, या आपका TL आपको बोलेगा कि भाई एक VM क्रिएट कर दो जिसमें ये इमेज ले लेना और ये साइज ले लेना। तो उस बेस पे आपको क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर लेवल पे हो, आप एक कंसल्टेंट हो या आप एक आर्किटेक्ट हो, वहां पे आपको सजेस्ट करना पड़ता है। तो सजेस्ट कैसे करोगे? सजेस्ट करने के लिए हमेशा क्लाइंट का लोड देखो, कि क्लाइंट अपने सेटअप पे कितना लोड रखा हुआ है, कितना उसका यूटिलाइज कर पा रहा है। अगर वो 5 GB यूटिलाइज कर पा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप 8 GB वाली मशीन दो, जिसपे 2 CPU इनफ होगा और 8 GB की मेमोरी होगी, वो उसके लिए इनफ होगा। जो आपको थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पर दिख रहा है, स्टैंडर्ड D2SP3 2 CPU 8 GB मेमोरी। ठीक है, तो उस लेवल पे आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप आके साइज सेलेक्ट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, और नीचे आ जाओ। साइज वाला मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद एक ऑप्शन है इनेबल हाइबरनेशन। ठीक है, अब हाइबरनेशन जो है, ये देखो वहां पे लिखा भी है, हाइबरनेट डज नॉट करेंटली सपोर्ट ट्रस्टेड लॉन्च एंड कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन फॉर लिनक्स इमेज। अभी जो आपने इमेज लिया है उस पे ये सपोर्ट नहीं करता हाइबरनेशन। हाइबरनेशन सपोर्ट करता है जब आप बड़ी मशीन लेते हो। बड़ी मशीन मतलब अगर आप AI वर्कलोड डिप्लॉय कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्कलोड डिप्लॉय कर रहे हो, या मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हो, क्रिप्टो डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, वहां पे आपको VM चाहिए। तो आपको वहां पे अपनी VM को हाइबरनेट करना होता है। ठीक है, हाइबरनेट का मतलब होता है कि आपको मतलब हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कभी मेरा VM डाउन ना हो कुछ भी डिप्लॉय वगैरह करो तो। ठीक है, इसलिए होता है। अभी नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि आपने ऊपर ऑप्शन कॉन्फिडेंशियल सेलेक्ट नहीं किया है। जो आपका सिक्योरिटी टाइप था ना, अभी आपका वो स्टैंडर्ड है। अगर आप वो सिक्योरिटी टाइप कॉन्फिडेंशियल लोगे फिर आप इसको इनेबल कर सकते हो। उससे क्या होता है इनेबल करते, चीजें आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑथेंटिकेशन टाइप। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि आपके पास दो तरीके हैं, एक तो पब्लिक की, एक पासवर्ड। मोस्टली कंपनीज में हम लोग पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, की के थ्रू कनेक्ट नहीं करते, स्पेशली एजोर में। और अगर आप AWS में हो तो वहाँ पे की चलता है, पासवर्ड नहीं चलता। बट एजोर में मोस्टली लोग पासवर्ड यूज करते हैं, की यूज नहीं करते। लेकिन की भी एक तरीका है आपकी मशीन को कनेक्ट करने का। तो आप लोग की बना सकते हो, नाम दे दो। और देखो सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है जनरेट न्यू की पेयर, वहां पे दे दो।
और नीचे आके डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको की डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे की बन जाएगी तो की से आप यूज कर सकते हो। सेकंड, पासवर्ड। पासवर्ड मैंने पहले बता रखा है कि आप एडमिन यूजर नेम दे दो जो आपको देना हो, और फिर पासवर्ड दे दो अकॉर्डिंग टू यू। और एक बात हमेशा याद रखना, पासवर्ड कभी भी नॉर्मल नहीं देते कि admin@123 दे दिया या नाम दे दिया, ये सब नहीं देते। ठीक है, हमेशा एडवांस पासवर्ड आपको अपने तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। और या तो आप गूगल की हेल्प से पासवर्ड जनरेटर सर्च करके वहां से पासवर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए पासवर्ड्स और की का। और नीचे आओ। यहाँ पे यूजर नेम दे दो, पासवर्ड दे दो, बस। स्क्रॉल डाउन करो। आपने दे दिया यूजर नेम, पासवर्ड। अब यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट्स, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स का मतलब होता है कि आपकी मशीन जब आप बनाओगे तो कहाँ से रिक्वेस्ट आ सकती है और आपकी मशीन पे एंटर कर सकती है। ठीक है, इनबाउंड का मतलब होता है आना। तो कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ से आ सकती है, किस सोर्स से आ सकती है, और किस काम के लिए आ सकती है, वो चीजें आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। देखो, अगर आप वहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन करोगे ना, तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है एसएसएच का, दूसरा ऑप्शन है एचटीटीपी का, तीसरा ऑप्शन है एचटीटीपीएस का। एक बार एक्सपेंड करना जसविंदर इसको। हाँ, ये देखो, तीन डिफॉल्ट ऑप्शन मिल रहे हैं। एचटीटीपी जो होता है वो इंटरनेट से जब ट्रैफिक आती है, जैसे आप जो भी आप वेबसाइट वगैरह खोलते हो वो एचटीटीपी पे चलते हैं या एचटीटीपीएस पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई ट्रैफिक, अगर आप चाहते हो कि इस वीएम पे मैं एक साइट डिप्लॉय करूं और लोग इंटरनेट से हिट करें, तो आपका सोर्स क्या होगा वीएम का? इंटरनेट। जब इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी तो आपको इन दो पोर्ट्स को टिक करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो आप वो इनेबल कर सकते हो। थर्ड है एसएसएच का ऑप्शन। एसएसएच का मतलब होता है जब आप लिनक्स बेस्ड मशीन क्रिएट करते हो तो आपको कनेक्ट करने के लिए एसएसएच करना पड़ता है। तो वो आप टिक करोगे तभी कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं पूरे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने जो मैंने बताया है, ये ऑप्शन प्रैक्टिकल के तो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे इन सारे लेवल पे ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लोग इस पे ध्यान नहीं देते ना कि एसएसएच क्या है, कब पोर्ट अलाउ करते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप और भी समझोगे। नेक्स्ट करना, डिस्क वाले ऑप्शन पे जाना। ये डिस्क का एक ऑप्शन है, और डिस्क के लिए हम लोग स्पेसिफिक एक क्लास रहेगी हमारे, मतलब पूरा टॉपिक डिस्क पे रहेगा, तो आगे बात करेंगे उस पर। नेक्स्ट कर दो उसको। नेटवर्किंग, मैंने बताया नेटवर्किंग कि जब भी आप क्लाउड में या कहीं पे भी कोई रिसोर्स क्रिएट करते हो तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। अपने नेटवर्क के बाहर क्रिएट नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, और उस नेटवर्क के अंदर ही सारी चीज क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने वीनेट क्रिएट किया था दूसरी क्लास में। तो वही वही वाला काम आपको, वही चीज आपको यहाँ पे काम आएगी नेटवर्किंग सेक्शन पे। नेटवर्क डिफाइन करो कि भाई कौन सा नेटवर्क है। तो मैंने देखो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले रहा है वो वीनेट सेंट्रल इंडिया। अगर आपके पास अपना खुद का नेटवर्क है तो डिफाइन कर दो नेटवर्क। फिर सबनेट डिफाइन करो। सबनेट का मतलब होता है कि आपने एक नेटवर्क तो बना लिया, बस उस नेटवर्क पे सारी चीजें नहीं बनेंगी। तो आप उस नेटवर्क को मल्टीपल टाइप में डिवाइड करते हो, सब उसके सबनेट्स क्रिएट करते हो। ठीक है, तो वो सबनेट यहाँ पे डिफाइन डिफाइन कर दो जो आपने बनाया है। पब्लिक आईपी आपको देनी पड़ेगी अगर आप वीएम क्रिएट कर रहे हो पब्लिक यूज के लिए, कि आपको बाहर से कनेक्ट करना है वीएम को। अगर आपको अपनी वीएम प्राइवेट रखनी है तो फिर वो पब्लिक आईपी नहीं देनी पड़ती। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि पब्लिक आईपी नहीं दिया तो फिर बाहर से कनेक्ट कैसे करूंगा? उस केस में हम लोग कनेक्ट करते हैं बैशन होस्ट के थ्रू। बैशन होस्ट या जंप सर्वर या जंप पॉइंट बोलते हैं लोग उसे। तो इन तीन तरीके के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नीचे आना एक बार। अब यहाँ पे एक एनआईसी वाला ऑप्शन है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। तो अभी हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप अभी नहीं पढ़े हैं, तो ये वाला ऑप्शन अभी नहीं समझ में आएगा, बट हम लोग पढ़ेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप का वही रूल्स लगाना होता है वहाँ पे, कि मेरे रिसोर्स पे कौन आएगा, कहाँ से आएगा, कौन से ट्रैफिक अलाउ है, कौन सी डिनाई है। वो रूल्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो कुछ ऑप्शन बोल रहे हैं टिक करने के लिए। डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनआईसी व्हेन वीएम डिलीटेड। अब उसको टिक कर दो तो क्या होगा? जब भी आप वीएम डिलीट करोगे तो आपकी आईपी डिलीट हो जाएगी साथ में। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। कई बार इंडस्ट्री में लोग आईपी रख लेते हैं, और कई लोग क्या बोलते हैं कि जब आप, क्योंकि आईपी अगर रखोगे तो पैसा लगेगा, तो बेटर है कि जब वीएम डिलीट करो तो आईपी भी हट जाए।
तो ये वाला ऑप्शन आप टिक भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अभी आप एक बार टिक करो, तो मैं देखता हूँ, हम देखेंगे कि वीएम बनाने के बाद वीएम डिलीट होती है कि नहीं। ठीक है, नीचे आ जाओ। लोड बैलेंसिंग का सेपरेट टॉपिक है, तब बात करेंगे इस पे, अभी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करो। मैनेजमेंट वही है कि आप चीजें इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। जैसे पहला है इनेबल सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपको आपको एजोर वाले सिस्टम्स जनरेटेड एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी देंगे वीएम को, कि इस वीएम का ये आईडी है, या ये उसका एआरएन है। एआरएन मतलब रिसोर्स नंबर, या उसकी ये आईडी है, मतलब एक पहचान देंगे आपकी वीएम को। ठीक है, वो कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉग इन विथ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। एंट्रा आईडी मतलब क्या? जैसे एडब्ल्यूएस में और जीसीपी में होता है आईएम यूजर, वही यहाँ पे एंट्रा आईडी कहते हैं उसे एजोर में। तो अगर आपके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड है एजोर अकाउंट का, तो आप उस यूजर नेम पासवर्ड के साथ अपनी मशीन एक्सेस कर सकते हो, वो है इसका मतलब। तो अभी एंट्रा आईडी पढ़ेंगे तब इस पे बात करेंगे, अभी नहीं। नीचे आना। हाँ, ऑटो शटडाउन देखो इनेबल कर सकते हो, पहला ऑप्शन। इसको एक बार क्लिक करना जसविंदर, इनेबल ऑटो शटडाउन पे। हाँ, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमने एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट में टेस्टिंग वीएम बनाई है, या कोई डिप्लॉयमेंट वाली वीएम बनाई है। वो वीएम हम लोग शाम को 6 बजे के बाद यूज नहीं करते। ऑफिस गए तो वो, ऑफिस से घर गए वो वीएम बंद हो गई, मतलब वो वीएम कोई काम की नहीं है। तो लेकिन अगर वो वीएम रनिंग है, आपने काम की तो नहीं है, लेकिन रात भर चली वो, फिर अगले दिन फिर उस पर काम किया, फिर रात भर चली, तो आपने उसको बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, वो चलती रह जा रही है, तो उससे क्या होगा, पैसा लगता है। तो वो क्या है, रिसोर्स वेस्टेज है, कॉस्ट वेस्टेज है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में ये वाला कंसेप्ट आता है कि आप शट डाउन इनेबल कर दो, ऑटो शट डाउन, कि शाम को 6 बजे के बाद कोई इसको यूज नहीं करता तो ऑटोमेटिक ये वीएम शट डाउन हो जाए। तो आप वहां पे टाइम देखो डिफाइन कर सकते हो शट डाउन टाइम में। अभी वहां पे 19 मतलब 7 बजे लिखा हुआ है, उसको आप 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, जो भी आपको टाइम देना आप दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक शाम को ये मशीन बंद हो जाएगी। और देखो वहां पे लिखा है नोटिफिकेशन बिफोर शटडाउन। शटडाउन होने के पहले जसविंदर कौर 1608 पे मेल जाएगा कि मैं आपका मशीन बंद करने वाला हूँ 10 मिनट में या 15 मिनट में। तो ये मेल भी जाता है कि आपकी मशीन बंद होने वाली है। उससे क्या होता है कि अगर मान लो मैं मान लो कोई डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मशीन बंद हो, कि अगर अचानक से बंद होगी तो क्या होगा, आपका वो प्रोसेस टूट जाएगा, आपका प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, आपको मेल जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आके शट डाउन को डिसेबल कर सकते हो फॉर टाइम बिंग, कि भाई अभी मत बंद करना, मैं काम कर रहा हूँ। तो वो बेनिफिट है। ठीक है, और नीचे आओ। फिर एक ऑप्शन मिलता है बैकअप इनेबल करने का। आप बैकअप्स भी इनेबल कर सकते हो, कि जैसे मान लो आपके मशीन पे कोई डेटा है, मतलब कोई सिक्योर डेटा पड़ा हुआ है, या फिर कोई प्रीसियस डेटा पड़ा हुआ है किसी क्लाइंट का आपके वीएम पे, या कोई डिप्लॉयमेंट पड़ी हुई है। तो आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो कि कभी किसी कारण से मशीन डिलीट हो जाए, या मशीन बंद हो जाए, या मशीन चलनी बंद हो जाए, या कोई हैक कर ले, तो उसका मेरा मशीन का एक बैकअप हमेशा कहीं पे स्टोर होता रहे। तो आप बैकअप भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, बैकअप इनेबल करते हो तो आपको एक वॉल्ट का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट करना एक बार बैकअप को। देखो यहाँ पे आपको वॉल्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं आरएसपी, रिकवरी सर्विस वॉल्ट एजोर में। तो आप यहाँ से एक वॉल्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट तो एक बन गया, ठीक है, नाम भी आ रहा है डिफॉल्ट वॉल्ट 800। बट आप चाहते हो तो एक कस्टम वॉल्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू करके क्रिएट कर सकते हो। तो उस वॉल्ट में आपका बैकअप स्टोर होता रहेगा। ठीक है, बैकअप किसका, मशीन का बैकअप। तो ये चीज ध्यान रखना। नीचे आ जाओ, और नीचे आना। बैकअप पॉलिसी लगा सकते हो। पॉलिसी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी एक मिली हुई है। पॉलिसी का मतलब यही होता है कि आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो टाइम वगैरह, कि भाई रात को 12 बजे बैकअप लेना, या सुबह लेना, वो सब कस्टमाइज कर सकते हो। एक बार क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये, कि पॉलिसी का नेम क्या है, और बैकअप शेड्यूल कर दो, कि इतने टाइम इतने बजे इस टाइम जोन में बैकअप लेना चाहिए, और कब लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 7 डेज में लिखा हुआ है। ठीक है, रिटेन इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट फॉर 7 डेज। 7 डेज नहीं, आप 30 डेज रखो, मतलब जो आपने आपका बैकअप लिया वो कितने दिन तक इस वॉल्ट में रहेगा। तो यहाँ पे टाइम दे दो आप, कि 100 दिन रहे, 200 दिन रहे, 300 दिन रहे, वो दिन दे सकते हो आप यहाँ पे, कितने दिन तक मेरा बैकअप रहना चाहिए वॉल्ट पे। अगर 7 दिन डिफाइन किया, उसका मतलब क्या है कि 7 दिन तक एक बैकअप रहेगा, उसके बाद हट जाएगा, फिर नया बैकअप जो है वो रहेगा। तो ऐसे ये डिफाइन कर सकते हो। और नीचे आना, इसको कट कर दो।
नहीं, इसे कट कर दो, ये इतना ही ऑप्शन है इस पे। फिर देखो यहाँ पे ओएस अपडेट का ऑप्शन है कि आप पैचिंग वगैरह कर सकते हो। इनेबल करो तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपकी मशीन पैच हो जाएगी। पैच का मतलब होता है मशीन को अप टू डेट रखना, वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ मॉनिटरिंग पे। नेक्स्ट सेक्शन मॉनिटरिंग। हाँ, मॉनिटरिंग का एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें बात करेंगे हम लोग मॉनिटरिंग के बारे में। एडवांस पे क्लिक करना। एडवांस पे भी कोई एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करना वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको कई लोग कहते हैं यूजर डेटा डालना। कि आप अपनी वीएम को जब बना रहे हो तो कुछ जगह आप चाहते हो कि जब मेरी वीएम बने तो पहले से वो चीज उसमें रहे। फॉर एग्जाम्पल पाइथन का पैकेज, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीएम बने तो मेरा पाइथन का पैकेज उसमें रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो उस चीज को। इसके लिए आगे एक टॉपिक है, वहां पे बात करेंगे, तो अभी भी इसको स्किप कर दो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी वीएम क्रिएट कर दो। तो इस तरीके से मैंने वीएम के सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। ठीक है, और पूरे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, सबको याद रखना। प्रैक्टिकल हमने वीएम पहले क्रिएट कर रखी है सेकंड थर्ड क्लास में, तो वीएम तो दोबारा, अभी हम दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, बट ये ऑप्शंस आते हैं, उसका मतलब क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ध्यान रखना। अभी वीएम क्रिएट करो जसविंदर। तो अब ये वीएम बन जाएगी, और वीएम बनने के बाद इससे कनेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेम चीज विंडोज बेस्ड वीएम के लिए भी लिखा, वीएम के लिए भी होता है। ठीक है, ये लिनक्स बेस्ड था, विंडो बेस्ड के लिए भी सेम सेटअप है। मैंने बताया था सेकंड क्लास में कैसे क्रिएट करते हैं विंडो बेस्ड वीएम। सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या फर्क रहता है विंडो में कि विंडोज बेस्ड वीएम को हम लोग एसएसएच नहीं करते, आरडीपी करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं। कैसे लेते हैं वो भी मैंने दिखाया प्रैक्टिकल में। ठीक है, इस तरीके से ये एजोर का पूरा ऑप्शन है वीएम का स्पेसिफिकली। तो इसको याद रखना, ये आगे बहुत काम आने वाला है सारी चीज, क्योंकि इंटरव्यू में सब ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमने वीएम कवर कर, ये वीएम पूरा कवर है। अब हम लोग बात करेंगे वीनेट के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग हमने बात करी है, बट लेकिन सिर्फ एक नेटवर्क और सबनेट क्रिएट किया है, बाकी कुछ क्रिएट नहीं किया था। बट नेटवर्किंग बहुत बड़ा चैप्टर है, उस पर बहुत लंबी बात चलेगी। उस पर वीनेट पियरिंग आता है, दो नेटवर्क को जोड़ना होता है, और सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं नेटवर्क के ऊपर, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, डीडोस प्रोटेक्शन क्या है, बैशन होस्ट क्या है, वो सब पे बात करेंगे। ठीक है, ये आपके अगर वीएम बन गए, एक बार दिखा दो कनेक्ट करके कैसे करते हैं। पब्लिक आईपी कॉपी करो, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, ये पब्लिक आईपी लिखी ना, प्राइमरी एनआईसी पब्लिक आईपी, वहां पे अपना कर्सर लेके जाओ। हाँ, वही 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 वहीं पे। हाँ, यहीं पे ये सामने है ना ब्लू कलर में। हाँ, ये कॉपी करो आईपी, वो बगल से। हाँ, अपना सीएमडी ओपन करो। सीएमडी या कोई भी टर्मिनल जो भी आपके पास हो, सीएमडी टर्मिनल या पावर सेल, लोकल लैपटॉप में कुछ भी ओपन कर लो आप। हाँ, ये भी सही है, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वो पूरा कमांड कॉपी कर सकते हो, कनेक्ट पे क्लिक करके। या फिर आप खुद से टाइप भी कर सकते हो कि हम लोग लिनक्स बेस्ड मशीन को एसएसएच करते हैं, उसके बाद आपका जो यूजर नेम है मशीन का वो दे दो, उसके बाद उसकी आईपी दे दो, और वो देने के बाद एंटर करो। आपसे पूछेगा पासवर्ड, पहले बोलो यस आई वांट टू कनेक्ट, वो पूछ रहा है डू यू वांट टू कनेक्ट। हाँ, अब दे दो पासवर्ड, और अब एंटर देना, तो आपकी मशीन कनेक्ट हो जाएगी। देखो, मशीन कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इस पर हम सारा काम कर सकते हैं, कोई कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ पैकेज डालना है, सब कुछ डाल सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और अभी तो इतना ही पढ़ते हैं, कल दोबारा मिलते हैं, तो हम लोग कल बात करेंगे नेटवर्किंग के ऊपर। ये सबको प्रैक्टिस कर लेना, और अब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सब चीजें। एक पेन कॉपी हमेशा अपने पास रखो, नोट करते रहो चीजों को, क्योंकि अ, वो नोट्स आगे आप रखोगे तो नहीं, लेकिन लिखते लिखते कई सारी चीजें याद रहती हैं, तो वो बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी आप लोग बताओ पूरे टॉपिक्स में।